गांव का चौधरी हर साल नई लड़की से शादी करता और शादी की रात ही उसे तलाक देकर उसको घर से निकाल देता। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और शादी की रात ही मुझे अस्पताल लेकर गया और फौरन ही नर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही उस नर्स ने मेरे जिस्म से छेड़खानी शुरू की तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे साथ आज फिर गाँव के चौधरी की शादी थी। मेरी दोस्त खास तौर पर मुझे ये बात सुनाने आई थी। आती ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है गांव का चौधरी फिर से शादी कर रहा है। मैं सुनकर हैरान हो गई। अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या हुआ, लड़की गांव के चौधरी से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त महा पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं। गाँव का चौधरी हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है, और सुना है उस लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ होगी जो गांव के चौधरी से शादी करने के लिए इनकार कर देगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तुम कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नजर तुम पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तुम बन जाओ, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं इसकी ये बात सुनकर बहुत डर गई। मैंने कहा कि मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माँ बाप के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्म रिवाज और गांव के चौधरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस इसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का चौधरी कैसे जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। माँ आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के चौधरी की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ था। मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर उसके साथ गांव के चौधरी की शादी देखने चली गई, लेकिन इसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया। मैंने अपनी माँ से इजाजत ली और उसकी शादी के लिए निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के चौधरी के बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। जब हम वहाँ पहुँच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। माँ कहने लगी, तुम देखना कल सुबह ये लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो माँ ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ी हैरान थी कि चौधरी ऐसा क्यों करता है, इसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वो शादियां करता है और तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि एक तरफ वो चौधरी है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जे के बोझ तले ऐसे दब रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। मेरा नाम सारा है और हम 3 बहनें थी। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे वालिद जी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर वालिद जी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और अब्बू जी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी ने इस कदर करवट ली कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। और एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। रोते हुए एक दूसरे से कह रही थी कि काश हम पैदा ही ना हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते, तो आज यूं भूखे ना रहना पड़ता। मैंने जब इनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का ना कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोता हुआ देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी, जैसे वो इस बात से वाकिफ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ चली गई, क्योंकि वो जगह बहुत सुकून वाली थी। मैं खेत में टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का चौधरी आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे माँ की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम न लगा दे मुझ पर। थोड़ी देर में मेरी दोस्त माँ चली आई। कहने लगी, तुझे गाँव के चौधरी ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी ख्वाब का
اثر تھا کہ مجھے بہت تیز بخار آ گیا۔ میں بخار میں تڑپنے لگی۔ میری ماں مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہی تھی مگر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ تنگ آ کر میری ماں کمرے میں آئی اور مجھے ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی تو چیک کیا، پھر فوراً ایک گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لیا گیا جو سب کا علاج کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور ماں سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ بچی کو پریشانی سے دور رکھیں، زیادہ ڈر خوف کی وجہ سے دماغ کی نس پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مجھے ماں گھورتے ہوئے کہنے لگی کس بات کی ٹینشن ہے تجھے، کیوں مرنے والی حالت بنا رکھی ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ماں کو بتا دیا کہ گاؤں کے چودھری کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے جو ہر سال نئی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اگلے ہی دن اسے طلاق دے دیتا ہے۔ ماں میری بات کو نہ سمجھی اور بولی تو تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے، تجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ ماں کی بات پر میرا دل کیا میں اپنا سر پٹک لوں۔ اس سے پہلے کہ میں ماں کو سمجھاتی، باہر سے دروازے کو کسی نے زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آواز سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ دروازہ کھلا تو باہر گاؤں کا چودھری اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی میرے ابو جی بھی تھے، انہیں بھی شاید وہی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو جی نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور ماں سے چائے بنانے کو کہا، پر گاؤں کے چودھری نے چائے بنانے سے منع کر دیا۔ آخر وہ امیر انسان تھا تو غریبوں کے گھر چائے پانی کیسے پیتا۔ اس نے میری ماں کو بھی بیٹھک میں بلا لیا اور میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو ماں تو ہکا بکا رہ گئی اور اٹھ کر بولی، چودھری جی ہم غریب ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں جو روپے پیسے کے لیے ہم اپنی بیٹی کا سودا کر دیں۔ ہم اپنا قرضہ خود اتار لیں گے پر اپنی بیٹی داغدار نہیں کریں گے۔ چودھری بات کر کے چلا گیا تھا۔ اماں اور ابا کو فیصلہ کرنا تھا بیٹی کی عزت یا پیسہ۔ میں نے جب یہ بات اپنی بہن کی زبان سے سنی تو آسمان جیسے میرے اوپر ہی گر پڑا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماں نے تو صاف صاف چودھری کو جواب دے دیا تھا کیونکہ ماں نے اپنی بہن کو جو زبان دے رکھی تھی اور اسی سال کے آخری میں میری شادی ہونی طے ہو گئی تھی، مگر ابو جی کہہ رہے تھے کہ ایک بار مجھ سے بات کر لیں، پھر جیسے میں کہوں گی ویسے ہی کر لیں گے۔ مجھے ابو جی کی بات پر تو بہت غصہ آیا۔ کیا ابو جی کو پتا نہیں کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں جو میں مر کر بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ابو جی کی رائے پر ماں نے بھی حامی بھر لی اور ابو جی کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ ابو جی میرے پاس آئے اور کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹی ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہمارا سہارا بنے، جو اپنی بہنوں کے خواب پورے کرے، میری مدد کرے۔ ہمارے گھر میں حالات تمہارے سامنے پچھلے 10 سالوں سے ہے، ہمارے اوپر جو قرضہ ہے وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور پھر تمہاری چھوٹی بہنیں بھی اپنی بہت سی خواہشوں کو اپنے دل میں دبا لیتی ہیں۔ اگر تم چودھری جی سے شادی کے لیے ہاں کر دو اور اگلے ہی دن طلاق لے لو تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور رہی بات تمہاری منگنی کی تو وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے جسے تم شادی کر کے ایک بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے تو تمہاری مجبوری اور پریشانی کو سمجھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابو جی مجھ سے بات کر کے چلے گئے اور مجھے کشمکش میں ڈال کر بھی میں نے ساری باتوں کو سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ابو جی سے کہا، اب میں نے ابو جی سے کہہ کر اپنے منگیتر عمر کو گھر بلا لیا تاکہ اس سے بات چیت کر کے فیصلہ کر سکوں۔ اگلے ہی دن عمر ہمارے گھر پر آ گیا۔ میں اسے لے کر چھت پر گئی تاکہ میں آرام سے اس سے سکون سے باتیں کر سکوں۔ میں نے عمر کو ابو جی کی اور گاؤں کے چودھری کی باتیں بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ میں اس کے دل کے حال کو سمجھ رہی تھی، مگر مجھے ایک چیز کو سمجھنا تھا، شادی کے بعد میرا اور عمر کا فیوچر آیا، پھر مجھے میری بہنوں کا اور میرے ماں باپ کا سہارا بننا تھا۔ اس نے میری بات سن کر انکار کر دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، میں ابو جی کے فیصلے پر راضی ہوں۔ عمر غصے سے میری طرف پلٹا اور گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کو صدمہ لگا اور صدمے کی وجہ سے اس کی آواز ٹھیک سے نکل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں سب جانتی تھی، پوچھتی تھی تو اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ میں سب جانتی تھی، اگر پوچھتی تو اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیونکہ میرے ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں اور میں ان کو قرض میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے؟ کیا اتنا ہی پیار تھا مجھ سے جو مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو؟ میری ایموشنل باتیں سن کر عمر کا دل نرم پڑ گیا اور وہ شادی کے لیے مان گیا۔ عمر کے جانے کے بعد میں نے ماں سے کہا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا یہ میں ہی جانتی ہوں، پر مجھے اس جگہ پر کمزور نہیں پڑنا تھا تو میں نہیں پڑی اور ابو جی نے چودھری جی کو ہاں کا جواب بھجوا دیا۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو اپنا سر پیٹنے لگی، مجھے سمجھانے لگی، پر میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ ماں کی تکلیف کا بھی مجھے اندازہ تھا، پر ابو جی بھی اس عمر میں
कर्ज की टेंशन लेते वो वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे। जब मैं अपने फैसले पर पक्की रही तो माँ ने भी चुप बांध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में रुखसत होकर चौधरी के बंगले में आ गई। जब मैं गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया और जिसकी वजह से मेरे हालात में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत को इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंख खोली तो देखा मेरे शौहर मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे शौहर को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर बैठ गया। फिर बोला हमें अभी अस्पताल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे इसकी बात सुनकर इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदल कर इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उससे देखकर मैं अपनी होशावास खो बैठी। मेरा शौहर डॉक्टर से बात करके जब कहने लगा वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी लड़कियों से शादी की है, बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, आज से तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं इसकी बात सुनकर बेहोश हो गई और मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो इसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं भी नहीं था। शौहर तो पता नहीं कहाँ चला गया था मगर नौकरानियां मेरे आस पास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे मगर मालिक ने उनको वापस भेज दिया कि वो अपनी बेटी से मिले, जब मर्जी आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा और मालिक आपके घर वालों को पैसे का भरा बैग दे रहा था। नौकरानी की बात सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अपने उसी शौहर से किस मुंह से बहस कर दी जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा तो उम्र के बारे में सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसे की चमक दमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यही सारी बातें सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं ये अपनी मर्जी से अपने गले में फंसी हुई हड्डी को कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती। मेरा शौहर कमरे में आया और मुझे मेरा हाल चाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खोल गया जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस रात की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी। मेरे शौहर ने मेरी बात सुनी तो कहने लगा मैंने शादी की है तुमसे, तुम बीवी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है, मुझे छूने के लिए तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। मगर मैं क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल के जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली मुझे तुम सच बताओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया पर उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि ये राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों की खातिर इससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं बल्कि गांव के चौधरी से। इसका कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं मगर मैं इसके सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे चुप रहकर इसकी जासूसी करनी थी ताकि इसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे शौहर ने दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और इसकी ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना पुरसकून कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह वो मुझे तलाक देते मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उससे मेरी तलाश क्यों थी, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरा मसले का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं। मेरा शौहर जब भी किसी से फोन पर बातें करने लगता उठकर कमरे से बाहर चला जाता। इसकी ये हरकत मुझे नागवार गुजरती थी मगर उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। इससे पूछने पर भी वो मुझे सच नहीं बताता था। बेहतर यही था मैं इसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे करते हुए मुझे 15 दिन गुजर गए। कोई भी
सुराग मेरे हाथ ना लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। दिल ही दिल में मैं दुआ करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं चौधरी साहब को गलत साबित करके अपनी जान छुड़वा सकूं। आखिर वो दिन आ ही गया। एक दिन रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे शौहर के फोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने शौहर की बातें सुनकर कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे शौहर ने कहा, यार किसी भी तरह इस बिला से मेरा पीछा छुड़वाओ वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बक बक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं ये जान चुकी थी ये कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी मुश्किल हो चुका था। इसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे उस बेचारी लड़की को इस जंगल से आजाद करवाना होगा, वरना ये जालिम इंसान इसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा शौहर घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। बाहर के नौकर नौकरानियों को पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। इसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी लिया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हट और उसके एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्वाब आ रहे थे। इन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा शौहर घर आया और फिर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वो किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आंख मचोली खेल से जान छूटने वाली है। इतना कहना था कि मेरे शौहर ने मुझे देख लिया। मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल का इंतजार था। मैं मन ही मन में खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने शौहर के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। आज मेरा शौहर रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं इन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आजादी मिलेगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शौहर को शक हो गया है कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। अभी वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी सोच पर मैं खुद ही खुद को ये सोचकर समझाया कि अगर वो जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकालने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। मैं इन सोचों में घूमती जब मेरा शौहर फिर से उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उसी कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर उमर भी था। इन सबको यही देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी छुपके से वहां से निकल कर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी ये उतना ही मुश्किल था और ये दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा शौहर घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। मैं जल्दी से नहाने चली गई। इसके आने से पहले ही तैयार हो गई। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के सहन में इसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दी। मेरा शौहर आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने मुझे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा शौहर भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव के खेत में खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई थी। ये वही जगह थी जहां मेरे शौहर की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ना निकली होती। इन सोचों में पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरा शौहर गाड़ी से बाहर निकला और मेरी साइड वाला दरवाजा खोले खड़ा था। उनको अपनी तरफ देखा। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार की बाई साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा शौहर दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहां पर एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? तो इस पर मेरा शौहर कहने लगा कि हाँ, हो गई बाबा जी, और ये मेरी बीवी है।
है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरे शौहर बोला, बाबा जी मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी बीवी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाजत है, जाओ अपनी जिंदगी जियो। इनकी ये घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सलवटे पड़ने लगे। ये सब मुझे ढूंढ रहा था, पर मेरे शौहर उठकर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाजत लेकर वापस अपने घर आ गए। मेरे शौहर ने सारे नौकर को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़की बंद करने लगा। इसे ऐसा करता हुआ देखकर मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा शौहर बोला, डरो नहीं, ये बस इसलिए है ताकि कोई भी इस राज को जान ना सके। इसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा शौहर मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला कि आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं सिक्का खेलने गया था कि मुझे कोई सिक्का ना मिला और मैं गुस्से से सारी निशानी खराब करने लगा। मैं अपने हिस्से काम में इतना मसरूफ था कि मुझे अफसोस का कुछ पता ही ना चला। फिर ये बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करता देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वो तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे ये जादू खत्म हो जाएगा और तुम इनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना इसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वो लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे में तो कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूंगा। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक ऐसी जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी बीवी को छुए बगैर माल व दौलत देकर उसे तलाक दे दी। उससे मेरी दौलत बहुत ज्यादा बढ़ गई और जादू कम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी शादी की, इसी तरह 12 शादियां की। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर किया गया जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं इसी तरह उस जगह पर गया और इन बाबा जी को तलाश करना चाहा। वो वहां पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं सुकून की जिंदगी चाहता था। मैं खास जानी बाबा जी को तलाश करने के लिए निकला ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा और शादियां करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आइंदा वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा हो गया, जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा, मुझे बता दे मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेगी ताकि मैं एक दफा ही शादियां करके चैन की जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे जब तक तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल जाए जो तुम्हारी खानदान को वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, इसकी कोई खास निशानी बता दें कि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा कि उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाएगा वही होगी। इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी और जब मैंने तुम्हें देखा और मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम ही हो वो लड़की जो मेरी बीवी बनोगी। यूं मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने शौहर की सारी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा शौहर मुझे देखने के बाद अस्पताल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों ये बात भी पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की ही रात तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर अस्पताल चले गए। यह अस्पताल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा हटाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज ये राज ना पूछ सकी तो शायद कभी भी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा शौहर मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वो जान सके कि मैं कुंवारी भी हूँ या नहीं, पर ये बात मैं शक के बिना पर उसको टोक नहीं सकती थी। जब तक उसके मुंह से सुन ना लेती मैं मजबूर थी। बेशक मैं अपनी कजन को पसंद करती थी और मेरी मंगनी भी हो गई थी, मगर मैंने या उमर ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। पर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ नहीं होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल गई होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा शौहर था जो शादी की पहली रात मुझे अस्पताल ले गया और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं
नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे शौहर ने बड़े प्यार से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जाना चाहती हो और आज क्या? तो देखो अपनी कलाई पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया था और मैं तुम्हें फौरन लेकर अस्पताल चला गया था कि पता लगा सकूं ये असली है, ये मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यही बताई थी कि उस लड़की की कलाई पर या कमर पर निशान होगा। इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गया। लेडी डॉक्टर ने देखा और मुझे पता करना था कि तुम्हारी कमर पर निशान है भी या नहीं। जब उस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था। अब जिस लड़की को मैं तलाक देता था वो सब के सब गवारी नहीं होती थी, बस मैं उनकी कलाई को देखता था और इन्हें तलाक देता था। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और वो सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा शौहर बोला, एक बात और तुमने पूछी ही नहीं। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा शौहर बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वहां से वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर उमर ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं सारा का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने वो मोहब्बत पैसों से बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वो तुम्हें बार बार परेशान करके वापस करने को धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब ये सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करने लगी। मुझे मेरी किस्मत ने उमर जैसे लालची इंसान से बचा लिया और चौधरी जैसे अच्छे इंसान की बीवी बना दिया। मुझे अपना शौहर दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को रहने का अच्छा घर, अच्छा रुपया पैसा दिया था। इनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कुछ बुराई नहीं थी और मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने शौहर के साथ थी। कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी बहन की भी अच्छी जगह शादी हो गई थी और मैं भी अपने बच्चों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। इस फैसले पर बहुत खुश थी, क्योंकि इस एक फैसले ने मेरे और मेरे पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। अल्लाह हाफिज।